नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर थोड़ा सा सैड करने वाला अपडेट है। ये एलेक्स परेरा कंफर्म कर देता है कि उसे व्हाइट हाउस में फाइट करने नहीं दिया जा रहा है। तो इंस्टा पोस्ट करते हुए एलेक्स परेरा ये कहता है कि इट लुक्स लाइक व्हाइट हाउस उसके लिए एक नो गो है। अभी हर कोई फाइटर या फिर हर कोई चैंपियन तुम बोल सकते हो वो व्हाइट हाउस के कार्ड में फाइट करना चाहता है, बट सारे फाइटर्स में से जो फाइटर सबसे ज्यादा डिजर्व करता है व्हाइट हाउस में होना, वो एलेक्स परेरा ही है। क्योंकि उसने यूएफसी के लिए बहुत कुछ किया है। उसने मल्टीपल टाइम शॉर्ट नोटिस फाइट को लिया था, या जब यूएफसी को कोई मेन इवेंट ना मिले तो वहां पर भी एलेक्स परेरा ने फाइट किया है। लाइक अगर हम यूएफसी 300 को देखें तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिधर किसे याद है कि इस 300 के कार्ड में मेन इवेंट मिल ही नहीं रही थी, और फिर आता है एलेक्स परेरा जहां पर वो फाइट करता है जमाल हिल के साथ। यूएफसी 303 को देखें तो कॉनर ने वहां पर रिटर्न करना था, बट वो इंजर्ड हो जाता है, तो वहां पर भी एलेक्स परेरा ने स्टेप इन करके फाइट किया था। फिर अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो यूएफसी 295 के कार्ड को भी हम देख सकते हैं, जहां पर जॉन जोन्स ने फाइट करनी थी, बट वो अपनी पैक को टेयर कर लेता है, तो वो बाहर हो जाता है और उसकी जगह भी एलेक्स परेरा स्टेप इन करके फाइट करता है। तो फॉर श्योर मेरी ओपिनियन में एलेक्स परेरा को होना चाहिए था व्हाइट हाउस के कार्ड में। अब एलेक्स को क्यों मना कर दिया इस कार्ड से, तो मे बी इसके दो रीजन हो सकते हैं। जहां पर जैसे कि हमें पता है कि अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए एलेक्स परेरा दो चीजों में से कोई एक मांग रहा है, जहां पर वो चाहता है कि उसकी फाइट हो जाए जॉन जोन्स के साथ व्हाइट हाउस के कार्ड में, या फिर अगर उसे जॉन जोन्स की फाइट नहीं मिल रही है तो वो चाहता है कि वो हेवीवेट बेल्ट के लिए फाइट करे। जॉन जोन्स के बारे में डायना व्हाइट मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर चुका है कि वो जॉन को अब ट्रस्ट नहीं करता, तो इसीलिए वो जॉन जोन्स को व्हाइट हाउस के कार्ड में नहीं रखने वाला है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अब जॉन जोन्स ही फाइट नहीं कर रहा है, तो एलेक्स परेरा की फाइट कैसे हो सकती है। फिर इसके बाद अगर हेवीवेट डिवीजन की बात करें तो यहां पर भी एलेक्स परेरा के लिए अनफॉर्चुनेट चीज होगी, जिधर टॉम एस्पिनल और सीरियल गान की फाइट एक आईपोक की वजह से नो कॉन्टेस्ट बन गई, तो 100% उनका रीमैच होने वाला है। तो यहां पर भी एलेक्स परेरा को कोई भी ओपोनेंट नहीं मिला, इसीलिए जो उसने दोनों बातों को बोला था उन दोनों ही जगह वो फाइट नहीं कर पा रहे। बट रिगार्डलेस इसके व्हाई नॉट की एलेक्स परेरा की फाइट कार्लोस अल्बर्ग के साथ ही करवा दी जाए, जहां पर हम सबको पता है कि अल्बर्ग को मिल रहा है नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो अगर यूएफसी चाहती तो व्हाइट हाउस के कार्ड में एलेक्स परेरा और कार्लोस अल्बर्ग की भी फाइट हो सकती थी, बट यूएफसी ने ये मैचअप नहीं करवाया, तो मे बी अब एलेक्स परेरा कार्लोस अल्बर्ग के साथ या तो किसी और कार्ड में फाइट करने वाला है, या फिर हु नोस कि एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स की ही फाइट हो जाए, जहां पर ये फाइट हो रही है इंटरनेशनल फाइट वीक में। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और सीरियल खान के बारे में, जहां पर गाइस मे बी अब हमें टॉम एस्पिनल 2.0 मिल चुका है, यानी कि बुली टॉम हमें मिल चुका है, जहां पर उसने बोला भी था कि अब वो एक नाइस गाय नहीं रहने वाला है, बल्कि वो बुली टॉम बन जाएगा, और अब लग भी रहा है कि वो बुली टॉम बन चुका है। तो होता ये है कि सीरियल खान ये पोस्ट करता है कि स्टिल उसकी फाइट डेट या फिर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा इसके बारे में डिसाइड नहीं हुआ है, बट वो फिर भी ग्राइंड और ट्रेन हार्ड करता रहेगा। वो हॉलीडे से पहले प्रॉपर वे से ट्रेन करना चाहता है, और अभी वो ट्रेन कर रहा है टाइटो इवासा के साथ। तो ये देखकर टॉम एस्पिनल से जरा भी रहा नहीं गया, वो ब्लास्ट करता है सीरियल खान को, जहां पर वो कहता है नो शिट की उनकी फाइट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, वो अभी मेडिकली क्लियर ही नहीं हुआ है, इसके ऊपर से उसे आई सर्जरी भी करवानी पड़ेगी, एंड ऑल थैंक्स टू सीरियल खान कि उसने अपने डिस्गस्टिंग फिंगर नेल से उसे आई पोक किया। एंड की लाइन में हमें पता लगता है कि बुली टॉम हैज अराइव्ड, जहां पर वो कहता है कि वो बहुत जल्दी वापस आएगा सीरियल खान के फेस को स्मैश करने के लिए। चीटर। अब इन दोनों की फाइट में इतनी ज्यादा हाइप नहीं बनी थी, और लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत सबने ये बिलीव किया था कि टॉम एस्पिनल स्टीम रोल करने वाला है सीरियल खान को, बट जिस भी वे से फाइट गई और फाउल्स हो जाते हैं, उसके बाद अब ये जो रीमैच है इसको देखने में क्या मजा आने वाला है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में जो फेस ऑफ होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इवन जो मीडिया इंटरव्यूज होते हैं, वहां पर हर जगह टॉम एस्पिनल अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज करने वाला है। तो दोनों के बीच में ये वाला रीमैच बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकता है, और मे बी ये हमें फाइट गेम में भी दिखे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं साल की लास्ट यूएफसी रैंकिंग चेंजेस के बारे में, जहां पर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग और कुछ डिविजनल रैंकिंग को लेकर थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो लेट्स सी कि ये चेंजेस क्या हैं। जहां पर पाउंड फॉर पाउंड से स्टार्ट करें तो यहां पर मिराब दिलिशवली को एक प्लेस ऊपर कर दिया है, जहां पर वो नंबर 8 से अब नंबर 7 पे आ चुका है। वेयरएज हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की बात करें तो वो नंबर 7 से नंबर 8 पे आ गया है। इसी के साथ ड्रिकस डुप्लेसी और जोशुआ वैन ने भी अपनी अपनी प्लेस को चेंज किया है, जिधर
डीडीपी नंबर 12 से आ जाता है नंबर 11 पे और जोशुआ वैन नंबर 11 से चले जाता है नंबर 12 पे। तो यही है 4 फाइटर्स जिनका रैंक चेंज हुआ है। बट थोड़ा सा मैं होप कर रहा था कि अगर मिराब को ऊपर किया है तो पेंटोजा को भी एक रैंक ऊपर कर सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो स्टिल नंबर 9 पे है। वेयरएज टॉप 3 फाइटर्स की बात करें तो ये सेम रहते हैं, जहां पर नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव रहता है, नंबर 2 पर आता है लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया और नंबर 3 पर आता है मिडिल वेट चैंपियन हमजा चिमाएव। इसके बाद 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन की बात करें तो यहां पर शाफकात राखमनोव और इयन गेरी ने अपनी अपनी प्लेस को चेंज किया है, जहां पर पहले इयन गेरी नंबर 2 पे हो गया था, बट अब रिसेंटली शाफकात राखमनोव को फिर से कर दिया है नंबर 2 पर और इयन गेरी को कर दिया है नंबर 3 पर। सेम वे से जेफ नील और कोबी कमिंगटन ने भी अपनी प्लेस को चेंज किया है, जहां पर अब कोबी कमिंगटन 14 प्लेस पे आ गया है, बट इसको भी लेकर काफी लोग ये सरप्राइज्ड हैं कि कैसे कोबी कमिंगटन स्टिल टॉप 15 में। पूरा एक साल हो चुका है कोबी कमिंगटन को बिना फाइट किए, यानी कि उसने लास्ट फाइट 2024 दिसंबर में की थी और ये पूरे साल उसने एक भी फाइट नहीं की है। इसके बाद मूविंग ऑन तो फ्लाईवेट डिवीजन में भी बहुत इंटरेस्टिंग चेंज हुए, जहां पर मेनल काप ने जो पहले राउंड में ब्रैंडन रोवाइल को नॉकआउट किया था, उसकी वजह से मेनल काप को बहुत बड़ा पुश मिल चुका है, जहां पर वो 4 प्लेसेस ऊपर जा चुका है। वो नंबर 6 से अब आ चुका है नंबर 2 पर। बड़ी बात यहां पर यह कि मेनल काप तत्सूरो तायरा से ऊपर आ चुका है, जहां पर तत्सूरो तायरा ने भी ब्रैंडन मोरेनो को बीट किया था, बट मेनल काप ने ब्रैंडन रोवाइल को बीट किया, इसीलिए अब काप का रैंक नंबर 2 पर है और तत्सूरो तायरा है नंबर 3 पर। तो क्या इससे हमें यह पता लगता है कि फ्लाईवेट चैंपियन जोशुआ वैन का नेक्स्ट ओपोनेंट तत्सूरो तायरा नहीं बल्कि मेनल काप रहने वाला है। इसके बाद फेदरवेट डिवीजन की बात करें तो यहां पर केविन वेचहॉस गीगा चिकाडजे को नॉकआउट कर देता है राउंड 2 में। तो इस विन के बाद उसने डेब्यू कर लिया है टॉप 15 में, जहां पर उसकी रैंकिंग आती है नंबर 13 की। तो नंबर 13 पर केविन वेचहॉस आ चुका है और मैं जस्ट यही देख रहा था कि जॉश एमेट इतना भी ऊपर नहीं है, वो नंबर 11 प्लेस पर है। और जैसे कि जॉश एमेट ने इलिया टुपुरे के साथ फाइट की थी, तो मे बी क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर फाइटर्स हैं केविन और इलिया, तो ऐसा हो सकता है कि यूएफसी केविन वेचहॉस की नेक्स्ट फाइट जॉश एमेट के साथ करवा दे। ऑल्सो इसके साथ जीन सिल्वा वापस टॉप 10 में एंटर हो चुका है, जहां पर वो पहले 11 पे था, बट अब जॉश एमेट की जगह लेते हुए वो 10th प्लेस पे आ चुका है और जॉश एमेट आ चुका है नंबर 11 पे। मूविंग ऑन तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर इट्स लुकिंग लाइक डायना व्हाइट और यूएफसी के सामने अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए अरमान सरूकिन एक और बार बैकअप फाइटर बनने वाला है, जिधर वो कहता है कि इंटरम फाइट जो जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट के बीच में होने वाली है, उसका वो बैकअप फाइटर बनने के लिए रेडी हो जाएगा और वो केयर नहीं करता कि उसकी रिप्लेसमेंट लास्ट के 10 डेज या फिर इवन लास्ट के 5 डेज में भी होती है, वो फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा। वो प्रॉपर वे से ट्रेन करने वाला है, जहां पर वो अपने आप को पूरा पुश करेगा और इसी के साथ अपने वेट को भी प्रॉपर्ली चेक करेगा, जहां पर फिर नेक्स्ट ईयर वो जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट के इवेंट को अटेंड करेगा। अब फॉर श्योर एज अ फाइटर वेट को बनाना इतना इजी नहीं रहता है, बट वो फिर भी रेडी हो जाएगा बैकअप फाइटर बनने के लिए। तो अरमान सरूकिन सब कुछ करने के लिए रेडी है अच्छी नजरों में आने के लिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे तब भी लग रहा है कि अरमान सरूकिन को एक और फाइट तो करने पड़ेगी। हु नोस कि उसे एक और क्या 2 और फाइट्स करने पड़ जाएं। कोई भी नहीं जानता कि डायना व्हाइट अरमान से कितने लेवल पे पिस्ड ऑफ है, क्योंकि हर किसी को लगा कि यही पनिशमेंट है अरमान की कि उसे डैन हुकर के साथ फाइट करने पड़ रही है। बट इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा का बैकअप फाइटर बनने के बाद, डैन हुकर को बहुत इंप्रेसिव वे से बीट करने के बाद भी अगर उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है, फिर इसके ऊपर से डायना व्हाइट फिर से इंटरव्यू में ये बोल रहा है कि अरमान की वजह से पूरा इवेंट रुइन हो चुका था। तो देखने पर तो लग रहा है कि अरमान से यूएफसी बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ है। तो हु नोस कि अरमान सरूकिन को क्या कुछ करना पड़ेगा टाइटल शॉट पाने के लिए। बट अभी तो हम बोल सकते हैं कि अरमान सरूकिन फंस सा गया है, जहां पर वो बैकअप फाइटर भी बन जाए तब भी उसे एक और फाइट करने पड़ेगी। और इसके ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि वो फाइट करेगा तो किसके साथ। टॉप में अभी है ही नहीं कोई अवेलेबल और शायद से अरमान सरूकिन को प्रे करनी होगी कि जो डैन हुकर की फाइट हो रही है बेनवा सांडनी के साथ, वहां पर बीएसटी डैन हुकर को बीट कर दे, वो भी बिना कोई इंजरीज लिए बीट करे, ताकि फिर वो थोड़ा सा जल्दी फाइट कर सके बीएसटी के साथ और पोटेंशियली उसे बीट करके प्रे करे कि उसे टाइटल शॉट मिल जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।